हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं माप और माप लेने वाले औजार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो अधिकतर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो डीआरडी हो, इसरो हो, बीएसएल हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो। इन सभी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी को उनको बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, पहला प्रश्न दिया हुआ है स्टील रूल होता है। तो स्टील रूल क्या होता है आपका? मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट रीडिंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टील रूल होता है वो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंगमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष मापी औजार। ठीक है ना। पहला अगला प्रश्न देखें हम। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? तो जो हम कंपोनेंट की माप लेते हैं तो माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका नॉमिनल साइज, वास्तविक साइज, निर्दिष्ट साइज और स्केल साइज। तो कंपोनेंट की माप लेते समय जो माप होता है वह आपका वास्तविक माप होता है। कौन सा माप होता है? वास्तविक माप, एक्चुअली रीडिंग होती है। तो माप लेते समय हम कौन सा साइज निर्धारित करते हैं? तो हम वास्तविक साइज निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरे का बी ऑप्शन हुआ। अगला प्रश्न देखें हम। तीसरा में क्या है? स्टील रूल की धातु होती है। तो स्टील रूल कौन सी धातु होती है आपकी? स्टेनलेस स्टील का आपका स्टील रूल बना होता है। स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का भी बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न चौथा दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में क्या दिया है? किसी सरफेस की फ्लैटनेस या स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो पहला दिया है आपका ट्राई स्क्वायर, दूसरा दिया है आपका बर्नियर हाइट गेज, तीसरा स्लिप गेज और चौथा है बेवल गेज। आपको पता होना चाहिए जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी बनावट इस टाइप की होती है, मतलब स्क्वायर टाइप की होती है। तो क्या पूछा है? फ्लैटनेस। तो एक आपका स्टॉक होता है और एक आपकी ब्लेड होती है। मान लीजिए ये आपकी ब्लेड है, एक चौड़ी ब्लेड है और ये आपका स्टॉक है। तो स्टॉक और ब्लेड के माध्यम से हम किसी जॉब की स्क्वायरनेस या फ्लैटनेस चेक करते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है। फ्लैटनेस या स्क्वायरनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं? हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। तो आपका क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखें हम। पाँचवा प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न पाँचवा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं आपके माइक होता है, ठीक है ना, माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर माइक उसी को कहते हैं। बर्नियर कैलिपर होता है आपका, इनसाइड माइक, आउटसाइड माइक, और इसमें इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर ये आपके अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। पहले हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अप्रत्यक्ष मापी औजार। तो आपको पता है इनसाइड जो कैलिपर होता है वो आपका अप्रत्यक्ष मापी यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग, और आउटसाइड कैलिपर भी आपका अप्रत्यक्ष मापी होता है। आगे चलें तो स्मॉल हॉल गेज, टेलीस्कोपिक गेज, ये आपके अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कौन से होता है? इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, टेलीस्कोपिक हॉल गेज, स्मॉल हॉल गेज। ठीक है ना। ये सभी आपके अप्रत्यक्ष मापी हो। प्रत्यक्ष मापी औजार की बात करें तो हम प्रत्यक्ष मापी कौन सा होता है आपका? बर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल बेवर प्रोट्रैक्टर और इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रो, ये सभी आपके प्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। तो अप्रत्यक्ष मापी आपका कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन जो आपके दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पाँचवीं का। अगला प्रश्न हम देखा छठवां क्वेश्चन। प्रश्न छठवें में क्या दिया है? एस आई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट होती है। तो लंबाई की बेस यूनिट कौन सी होती है? पहला देखें इंच, दूसरा दिया है फुट, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा मीटर। तो लंबाई की बेस यूनिट आपकी होती है मीटर। कौन सी होती है आपकी? मीटर। अगला प्रश्न देखें सातवें में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? अब ट्राई स्क्वायर के लिए है तो पहले आपको पता होना चाहिए समकोण मापना, ये आपका समकोण मापना या फ्लैटनेस स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राई स्क्वायर करते हैं। दूसरा स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ये भी करते हैं। किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइन खींचना, बिल्कुल सही, इसका भी यूज़ हम ट्राई स्क्वायर के लिए करते हैं। हम किसका यूज? और वर्क फीस को 90 डिग्री पर सेट करना। ठीक है ना। चारों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। वर्क फीस को 90 डिग्री पर सेट करना, ये भी सही है। किसी एज के साथ 90 डिग्री लाइन खींचना, इसका भी प्रयोग करते हैं। स्क्वायरनेस चेक करते हैं। समकोण मापना, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। समकोण मापना बिल्कुल सही है। समकोण कितना होगा? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे एक्चुअली मापना या चेक करना। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों
इस टाइप का सवाल दिया हो तो उसमें क्या है, हम उसको चेक कर सकते हैं, माप नहीं सकते। मापने के लिए हम क्या को वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर या वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का यूज करते हैं जनरली। लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, आपको समकोण मापना। इसको ट्राई स्क्वायर का प्रयोग स्क्वायर के लिए नहीं, कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है, तो समकोण नहीं मापते, हम स्क्वायरनेस चेक करते हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, हम केवल इसका प्रयोग ये सभी चीज़ों के लिए करते हैं, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए करते हैं, 90 डिग्री की लाइनें खींचने की करते हैं, और वर्क पीस को 90 डिग्री पर सेट करने की करते हैं, बल्कि समकोण को हम मापते नहीं हैं, ठीक है। आशा है क्लियर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 8वें में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए अप्रत्यक्ष मापी औजार। तो अभी आपने देखा कि ट्राई स्क्वायर कौन सा है, एक्चुअली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मापी देख लें। प्रत्यक्ष मापी क्या होता है, जिस पे ग्रेजुएशन लाइनें अंकित रहती हैं, वह आपका प्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। अप्रत्यक्ष मापी कौन सा होता है, जिस पे ग्रेजुएशन लाइनें अंकित नहीं रहती हैं या डेटम लाइनें अंकित नहीं रहती है, जिसमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं रहती, वह आपका अप्रत्यक्ष मापी होता है। प्रत्यक्ष मापी में किसी इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट रीडिंग रहती है, मतलब उसको हम जैसे जो स्केल है, स्केल में रीडिंग रहती है 1 2 3 इस टाइप से रीडिंग रहती है। माइक्रोमीटर की बात करें हम, माइक्रोमीटर माइक की बात करें तो इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन लाइन अंकित रहती हैं। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट जिसमें ग्रेजुएशन लाइनें अंकित रहती हैं, वह आपका प्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी औजार जिसमें ग्रेजुएशन लाइनें अंकित नहीं रहती हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं ट्राई स्क्वायर, ये आपका अब क्या पूछा, प्रत्यक्ष मापी औजार पूछा है। तो ट्राई स्क्वायर क्या है, ट्राई स्क्वायर आपका अप्रत्यक्ष मापी औजार है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लाइनें अंकित नहीं रहती। अगला प्रश्न देखें, स्टील रूल, बिल्कुल सही, स्टील रूल आपका प्रत्यक्ष मापी औजार है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लाइन अंकित रहती है। स्ट्रेटेज, इसमें भी ग्रेजुएशन लाइन अंकित नहीं रहती, तो ये आपका गलत है। और रेंगेज में भी आपकी ग्रेजुएशन लाइन अंकित नहीं रहती, ये भी सब आपके अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो आशा है समझ में आ गया होगा कि वो सभी इंस्ट्रूमेंट जिसमें ग्रेजुएशन लाइन अंकित रहती है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, वह आपके प्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। अगला प्रश्न देखें हम, 9वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है। तो स्टील रूल आप भी देखें, जो भी इंस्ट्रूमेंट का कम से कम माप है वह आपकी कौन सी माप है, कम से कम माप ही आपकी, कम से कम माप ही किसी इंस्ट्रूमेंट की अल्पतमांक होता है, ठीक है ना। उस वह माप जिससे हम उस माप को और कम नहीं ले सकते। मान लीजिए माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर की माप कितना, 0.01 आपकी अल्पतमांक होता है उसका। इससे नीचे हम उसका माप नहीं ले सकते, क्योंकि उससे नीचे की माप हम उस पर नहीं ले सकते भाई, उसका अल्पतमांक होता है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक क्या होता है, वह माप जिसकी माप से नीचे माप नहीं ले सकते, मतलब उससे कम माप नहीं ले सकते। तो स्टील रूल की बात करें, मतलब ये कहें कि उससे नीचे उस पर ग्रेजुएशन लाइन अंकित नहीं रहती हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट का, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक क्या होता है, वह माप जिससे नीचे उसकी ग्रेजुएशन लाइनें अंकित नहीं रहती, वह उसका अल्पतमांक होता है, और वह उससे कम से कम माप उस माप से नहीं ले सकते। तो इसमें 9 में देखें, स्टील रूल से कितनी माप ली जा सकती है। तो देखें स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है, 0.5 mm। क्यों, क्योंकि उससे नीचे की लाइनें उस पर अंकित नहीं रहती, और वही उसका स्टील रूल का अल्पतमांक होता है। कितना होता है, 0.5। अब ये देखें माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, 0.01, जिससे नीचे की उस पर ग्रेजुएशन लाइन अंकित नहीं रहती, वह उसका अल्पतमांक होता है, ठीक है ना। और ये आपका वर्नियर कैलिपर का कौन था, 0.02 mm, जो आपका वर्नियर कैलिपर का है, ठीक है। आशा है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें, 10वां सवाल में क्या दिया हुआ है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं। तो किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं हम, आपको अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, इससे पहले एक सवाल और पूछा गया, कौन सा सवाल था वो आप देखें, ए दिया है, ट्राई स्क्वायर के लिए स्क्वायर निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है। तो जो कौन सा था, समकोण मापना, कौन सा था, समकोण मापना। लेकिन ध्यान रखना, समकोण की चेकिंग के लिए आ जाता तो आपका सही हो जाता, लेकिन यही सवाल यहाँ पे आपको पूछा गया, ट्राई स्क्वायर के लिए कौन सी, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग की जाती है। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा 90 डिग्री की चेकिंग की जाती है, नॉट मापना, नॉट मेजरमेंट, ओनली चेकिंग के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आप चेकिंग कर सकते हैं, उससे माप नहीं सकते। तो प्रश्न कौन सा था, ट्राई स्क्वायर के लिए किस कोण की चेकिंग की जा सकती है। तो हम 90 डिग्री कोण की चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिजाइन आपका इस टाइप का होता है, एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। अगला प्रश्न देखें हम, 11वें प्रश्न में क्या दिया है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर थिम्बल आगे बढ़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी पिच कितनी होती है, 0.5 mm,
0.5 mm आपकी पिच होती है। तो एक पूरे चक्कर में कितने, क्योंकि माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, यदि एक चक्र हम आपको घुमाते हैं तो कितना आगे बढ़ेगा, वो पिच की दूरी यानी लीड की दूरी के आगे बढ़ेगा, जो उसकी कितनी होती है 0.5 mm। तो वही आपसे पूछा माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिंबल कितना बढ़ता है, तो थिंबल आपका बढ़ता है 0.5 mm। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी 0.5 mm की उसकी थ्रेड कटी होती है, ठीक है ना। और उसका अल्पतमांक की बात करें तो उसका अल्पतमांक होता है 0.01 mm। अगला प्रश्न 12वां देखते हैं। 12वें में क्या दिया है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना होता है आपका 5 मिनट, आपका वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट होता है। अगला प्रश्न हम देखें 13वां क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0.01 आपका लिस्ट काउंट होता है। बहुत ही सरल सवाल है। अगला प्रश्न देखें 14वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की एरर होती हैं। तो ठीक है, पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं हम, जो रीडिंग होती है वास्तविक रीडिंग से हम पॉजिटिव एरर में घटाते हैं, जबकि नेगेटिव एरर में, पॉजिटिव एरर में आपको क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव एरर में हम माइनस करते हैं, जबकि नेगेटिव एरर में क्या करते हैं, हम नेगेटिव एरर में प्लस करते हैं। कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो वास्तविक रीडिंग में पॉजिटिव एरर में हम क्या घटा देते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग की है, तो वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर जोड़कर वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटाकर वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को दोगुना करके और दोगुना घटाकर, तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव एरर है तो वास्तविक रीडिंग में जोड़ कर, ठीक है ना। जी आपका आंसर कौन सा हुआ, पहला सही हुआ। अगला प्रश्न देखें हम 15वां, उसमें क्या दिया है, 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होगी, तो जीरो रीडिंग आपकी 50 होगी, क्योंकि उसकी साइज ही कितना है 50 से आपका 75 है। तो 50 से 75 है, तो जो जब उसको बंद होगा तो वो उसकी रीडिंग कितनी होगी, आपकी 50 होगी, और पूरा खुला होगा तो उसकी रीडिंग होगी आपकी 75 mm, ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपकी बाहरी व्यास की सकेंद्रता चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग लाया जाता है। तो बाहरी व्यास की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करनी है, सकेंद्रता, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर और डायल कैलिपर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है किसी इंस्ट्रूमेंट की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए, मान लो जॉब है, उसको आप लेथ के चक्र में लगाया हुआ है, उसके बाद घुमाते हैं कि वो कॉन्सेंट्रिसिटी है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। अगला प्रश्न देखें हम 17वां क्वेश्चन। 17वें में क्या दिया हुआ है, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। न्यूनतम माप क्या होती है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूनतम माप क्या होती है आपकी, जैसे पहला ऑप्शन दिया है जीरो रीडिंग, लिस्ट काउंट, माइनस स्केल रीडिंग, वास्तविक रीडिंग से जीरो एरर घटा के। आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्नियर कैलिपर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की न्यूनतम माप क्या होती है, उसका लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट क्या है, वह माप जिससे नीचे की माप उससे नहीं ली जा सकती। जैसे कि स्केल में कितनी रहती है, स्टील रूल की माप कितना रहता है 0.5 mm, क्योंकि इससे नीचे की ग्रेजुएशन लाइन उस पर अंकित नहीं रहती, वह उसका अल्पतमांक होता है। अब देखें वर्नियर कैलिपर का 0.02 होता है, क्योंकि इससे नीचे की माप उससे नहीं ली जा सकती। उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर द्वारा न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट। अब माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01, क्योंकि वह माप जिस माप से नीचे की माप उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं ली जा सकती, वह आपका लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, वह माप जिससे नीचे की रीडिंग नहीं ली जा सकती है, न्यूनतम माप, ठीक है ना। तो आपका आशा है कि क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां सवाल क्या दिया हुआ है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पेंडल पर थ्रेड की पिच होती है। तो मैं इसको बता चुका हूं कि मीट्रिक माइक्रोमीटर आउटसाइड या इनसाइड माइक्रोमीटर में जो पिच होती है वो 0.5 होती है, ठीक है ना। तो एक थिम्बल यदि आगे पूरे चक्र घूम जाता है तो एक थिम्बल पूरे चक्र घूमने पर वो आगे कितना बढ़ेगा 0.5 mm। आशा है क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न में दिया हुआ है 19वां प्रश्न। 19वें में क्या दिया है, माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय है। जीरो एरर का क्या अभिप्राय है, पहला ऑप्शन क्या है, स्पिंडल और एयरमिल के बीच गैप होता है, तुच्छ गैप होता है। दूसरा माइक्रोमीटर सही है। तीसरा थिम्बल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता है। चौथा है जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो स्लीप का डेटा लाइन पे जीरो में आपस मिलान नहीं करते।
बिल्कुल सही। माइक्रोमीटर में जीरो एरर का क्या अभिप्राय है? जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजरिंग फेस संपर्क में हो, मतलब आपके एक दूसरे से जुड़े हैं और थिम्बल का जीरो और स्लीप का जीरो डेटम लाइन पर आपस में मिलान नहीं करते, वह आपका जीरो एरर हो गई। इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मेन क्या है, दोनों मिलान आपस में मिलान नहीं करते, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो कौन सी हुई आपकी? ये आपका घाव हुआ। जब मेजरिंग फेस आपस में संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो स्लीप की डेटा लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते, तो वह आपकी कौन सी हो गई? जीरो एरर। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कौन सी होगी, नेगेटिव कौन सी होगी, वो हम देखते हैं। पॉजिटिव कौन सी होती है, यदि इसका क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखें हम 20वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है? स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, वर्क पीस को परिशुद्धता में मापने के लिए। माइक्रोमीटर को तब लॉक करना तब माइक्रोमीटर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। तो जो लॉक नट लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? वर्क पीस को रीडिंग सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि आप हटाते हैं तो स्पेंडल कोई मूवमेंट ना कर सके। यदि स्पेंडल मूवमेंट करता है तो आपकी जो रीडिंग है, वास्तविक रीडिंग, वो ऊपर नीचे हो जाएगी, वो आपकी शुद्ध रीडिंग नहीं होगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, जॉब को माइक्रोमीटर लगाते हैं, इसके बाद हम उसको चेक करने के बाद उसको लॉक करते हैं, लॉक करने के बाद हम उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आप तो इसका आंसर कौन सा हुआ? तो अभी हमने आप देखे माप और माप लेने वाले के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि 1 से लेके हम 20 तक डिस्कशन कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम 21 से लेके आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और यदि आपसे कुछ जानकारी या इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।